नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। पूरी दुनिया वैक्सीन की डोज का हिसाब कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को शर्म की ऐसी डोज दी है कि उसका असर कभी जाएगा नहीं। ऐसे हिंसक कांड के बाद अब ट्रंप पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। सवाल है कि अब ट्रंप का फ्यूचर क्या है? क्या उन्हें पद से हटाया जाएगा? क्या आपराधिक मामले के तहत कार्रवाई हो सकती है? इस समय माहौल ऐसा है कि ट्रंप अपने आप को बचाने के लिए खुद को माफी देने वाली शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा कैसे संभव? अमेरिकी राष्ट्रपति की स्पेशल पावर के बारे में आपको हम बताएंगे और ये भी समझेंगे कि ट्रंप समर्थकों के हुड़दंग में तिरंगा कौन लेकर आया और क्यों। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले भारत के 40 करोड़ लोगों के लिए सबसे जरूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। फेसबुक की मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब डेटा डकैती वाले मोड में आ गई है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को मैसेज भेजकर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने की सूचना दी है और इसे स्वीकार करने की शर्त रखी है। अब या तो आप इसे स्वीकार करें, नहीं तो व्हाट्सएप डिलीट करें। हिंदी फिल्मों की भाषा में कहें तो व्हाट्सएप ने अपने यूजर को चारों तरफ से घेर लिया है और कहा है कि चुपचाप अपना सारा डेटा हमारे हवाले कर दो। सवाल यह है कि आप व्हाट्सएप को सारा डेटा देंगे? क्या आपको यह शर्त मंजूर है? इसका आप पर क्या असर पड़ सकता है? इसका जवाब हम देंगे। पाकिस्तान ने मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि एफएटीएफ की बैठक से पहले पाकिस्तान सरकार ने दबाव में लखवी को सजा दिलवाई है। हालांकि इस कार्रवाई का दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान जेल में लखवी का खूब ख्याल रखता है और यहां तक कि पेंशन भी देता है। लेकिन सबसे पहले जरा हम अमेरिका का ही रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते अमेरिका को ऐसा जख्म दिया जिसका दाग न तो कभी जाएगा न कभी फीका पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका ट्रंप को यूं ही जाने देगा? क्योंकि कैपिटल हिल में ट्रंप के समर्थकों ने जो तांडव मचाया, उसके लिए ट्रंप ने ही उन्हें उकसाया था। इसीलिए अब खुद ट्रंप की पार्टी से भी ट्रंप को सजा देने की मांग उठ रही है और वो सजा है उन्हें 20 जनवरी से पहले उनकी कुर्सी से हटा देना। और यह संभव है क्योंकि ऐसा करने की इजाजत देता है अमेरिका के संविधान का 25वां संशोधन। इस संशोधन में व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति में शासन करने की क्षमता न हो या उसका निधन हो जाए तो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है। इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति के इस्तीफे या निधन की स्थिति में उपराष्ट्रपति को स्थायी रूप से सत्ता सौंपी जा सकती है। हालांकि संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल पहले भी अमेरिका में हो चुका है, लेकिन स्थितियां वैसी नहीं थी जैसी अब हैं। उदाहरण के तौर पर 1967 में लागू इस संशोधन का इस्तेमाल सबसे पहले दिसंबर 1973 में हुआ था, जब इसके जरिए जेरल्ड फोर्ड को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। साल 1985 में इसी संशोधन के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अपनी सर्जरी से पहले राष्ट्रपति पद की अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां उपराष्ट्रपति को सौंपी थी। साल 2002 और 2007 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को जब इलाज के दौरान एनेस्थीसिया दिया गया था तो भी इसी सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। जाहिर है ट्रंप के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसीलिए ट्रंप को पद से हटाने के लिए 25वें संविधान संशोधन के सेक्शन 4 का इस्तेमाल किया जा सकता है। 25वें संविधान संशोधन का चौथा सेक्शन कहता है कि अगर राष्ट्रपति सत्ता हस्तांतरण या अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाए तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ट्रंप के खिलाफ इसी सेक्शन के तहत कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जिन्हें इस सेक्शन का इस्तेमाल करके हटाया जाएगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह भी समझ लीजिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की सहमति और कैबिनेट के बहुमत से यह घोषित किया जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में नाकाम रहे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप इसका विरोध करते हैं तो संसद के दोनों सदनों में उपराष्ट्रपति पेंस को सत्ता सौंपने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगी। जाहिर है यह प्रक्रिया बेहद लंबी है और ट्रंप के कार्यकाल के सिर्फ 12 दिन बचे हैं। ऐसे में उनको सत्ता से हटाने की प्रक्रिया शायद ही अपनाई जाए। लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी लोकतंत्र का जो अपमान किया है उसे अमेरिका माफ करने के मूड में नहीं है। तो अब ट्रंप ने सजा से बचने के लिए अपने पास मौजूद विकल्पों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। अपनी हार से बौखलाए ट्रंप ने पहले अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास की काली तारीख लिखी और अब मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। कैसे, ये विस्तार से देखिए। Down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. अमेरिका का राष्ट्रपति खुद अपने समर्थकों को लोकतंत्र के मंदिर में घुसकर आतंक मचाने का आदेश देता है।
और जब पकड़ा जाता है तो ऐसे मासूम बन जाता है मानो उसे तो कुछ पता ही नहीं था। I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. मतलब ये तो वही बात हो गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ट्रंप की सारी हेकड़ी चली गई, लेकिन उनके झूठ बोलने की आदत नहीं गई। I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. मतलब ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि जिन उपद्रवियों को उन्होंने कैपिटल हिल भेजा था, उन्हीं उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया था। लेकिन चर्चा तो ये है कि सुरक्षा बलों की तैनाती तो उपराष्ट्रपति पेंस ने करवाई थी, जबकि ट्रंप इसके विरोध में थे, क्योंकि जब कैपिटल हिल जल रहा था तब ट्रंप नीरो बनकर बांसुरी बजा रहे थे। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. हिंसा के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे ट्रंप को 24 घंटे के अंदर अंदर आखिर ऐसे कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई जो उन्हें अपने ही भेजे गए हिंसक प्रदर्शनकारी अब अचानक से अमेरिका के दुश्मन नजर आने लगे। To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. अमेरिकी लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगाने के बाद अब ट्रंप भले ही कानून के रक्षक बनने की एक्टिंग कर रहे हों, लेकिन ये कानून का ही डर है जो ट्रंप को सता रहा है। अमेरिकी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि 200 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप पर महाअभियोग चले। इनमें ज्यादातर का मानना है कि भड़काऊ भाषण के लिए ट्रंप को सजा मिले। रिपब्लिकन पार्टी के करीब 100 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर अपने नेता और राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। खुद रिपब्लिकन पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्रियों ने मीटिंग कर तय किया है कि ट्रंप पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाए। When you have the 25th Amendment invoked, that would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead, and with a majority of the cabinet to be able to unseat the President of the United States, a very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude. खबर तो ये भी है कि आने वाले दिन ट्रंप के लिए काफी भारी रहने वाले हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता और तमाम सबूत हैं कि गुरुवार की हिंसा ट्रंप के भड़काऊ भाषण के बाद भड़की। यानी ट्रंप को पता है कि उन्होंने जो बबूल बोया है उसे अब वो खुद ही काटेंगे। जो बाइडेन ने इशारा कर दिया है कि ट्रंप की पिछले 4 सालों की क्राइम फाइल खुलने वाली है। Past 4 years, we've had a president who's made his contempt for our democracy, our Constitution, the rule of law clear in everything he has done. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack. ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चले या ना चले, वो अगले 12 दिन राष्ट्रपति बने रहें या ना बने रहें, लेकिन वो अब अकेले पड़ चुके हैं। कैपिटल हिल में हिंसा की घटना के बाद कैबिनेट और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। शिक्षा मंत्री बेट्से डेवोस और परिवहन मंत्री इलिन चाओ ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार मैट पोटिंगर समेत 11 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने पद छोड़ दिया है। ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है कि वो अब अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए अपनी हार से गर्म रहने वाले ट्रंप अब नरम पड़ गए हैं। Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए राजी हुए हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है। वो 20 जनवरी को पद छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है। ट्रंप अभी और 12 दिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं और उनके पास बतौर राष्ट्रपति कई शक्तियां मौजूद रहेंगी। और शक्तियों के दुरुपयोग में ट्रंप कितने माहिर हैं, ये तो दुनिया ने देखा है।
ट्रंप के मन में ये बात मजबूती से बस गई है कि उनको खुद को माफी देने का अधिकार है। करीब 2 साल पहले 2018 में म्यूलर इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ट्रंप ने ये बात एक ट्वीट के द्वारा कही थी। उनका ये मानना था कि उनको तब माफी की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब वो फिर से अपने सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वो अपने आप को माफी दे सकते हैं या नहीं। जाहिर सी बात है, कैपिटल हिल में जो हुआ और कैंपेन के दौरान ट्रंप ने जो किया उसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं। उन्हें अंदाजा हो चुका है कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। खबर यह भी है कि कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने के आरोप में ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकलकर जेल जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा। हालांकि ट्रंप अब भी राष्ट्रपति हैं और उनके पास अभी भी एक ट्रंप कार्ड है जो उन्हें सारे आरोपों से बरी कर सकता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपनी गलतियां खुद ही माफ कर सकते हैं। अमेरिका में इसे सेल्फ पार्डन पावर यानी खुद को माफी देने की शक्ति कहा जाता है। इसके अलावा ट्रंप के पास एक और पावर है जिसका नाम है प्री पार्डन यानी पूर्व माफी, जिसमें वो उस केस से खुद को बरी कर सकते हैं जो केस अभी दर्ज भी नहीं हुआ। गुरुवार की घटनाओं के लिए दोषी करार दिए जाने से बचने के लिए ट्रंप खुद को माफ करने वाली इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में राष्ट्रपति न रहते हुए भी ट्रंप पर हिंसा भड़काने के आरोप में केस नहीं चलाया जा सकेगा। इसके अलावा ट्रंप अपनी बेटी और दामाद को भी पूर्व माफी दे सकते हैं क्योंकि वो कथित तौर पर कई आर्थिक घोटालों में शामिल रहे। अमेरिका के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि खुद किसी राष्ट्रपति ने खुद को माफी दी हो। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने इस बारे में अपने वकीलों से सलाह मशविरा भी कर लिया है और 1-2 दिन में ट्रंप खुद को माफ करने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने जो किया है उसके बाद अमेरिका शायद उन्हें कभी माफ न करे। कैपिटल हिल पर हुई हिंसा में आपने एक बात पर जरूर ध्यान दिया होगा, वो था भारतीय तिरंगा जो हजारों अमेरिकी झंडों और ट्रंप के प्लैकार्ड्स के बीच अकेले लहरा रहा था। इस झंडे को देखकर कई लोगों को हैरानी हुई कि आखिर वो कौन था जो ऐसी भीड़ में शामिल होकर तिरंगा लहरा रहा था। कई लोगों ने इस घटना पर सवाल भी उठाए और इसको लेकर बीजेपी नेता वरुण गांधी और कांग्रेस नेता शशि थरूर ट्विटर पर भिड़ गए। लेकिन कई बार असलियत वो नहीं होती जो दिखाई देती है। हमने कैपिटल हिल पर तिरंगा लहराने वाले शख्स को ढूंढ निकाला है। उसने कैपिटल हिल पर तिरंगा लहराने की सच्चाई आज तक के जरिए पूरे देश और दुनिया को बताई। जिस वक्त कैपिटल हिल के बाहर ट्रंप के समर्थन में भारी भीड़ जुटी थी, बड़ी संख्या में लोग अमेरिकी झंडा और ट्रंप के समर्थन में प्ले कार्ड लेकर पहुंचे थे। इस बीच एक भारतीय तिरंगा भी लहराता नजर आया। सब सोचने लगे कि वहां तिरंगे का क्या काम है। इसे लेकर भारत में बीजेपी नेता वरुण गांधी और कांग्रेस नेता शशि थरूर के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया। वरुण गांधी ने ट्वीट करके झंडा फहराने वाले को शशि थरूर का दोस्त बताया। इस दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। शशि थरूर ने भी फौरन हिसाब चुकता कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर पहले तिरंगे को अमेरिकी भीड़ में लाने की निंदा की और फिर झंडा लहराने वाले शख्स को अपना शुभचिंतक बता दिया। Seeing the shocking picture of somebody holding up the Indian tricolor amongst the Capitol demonstrators in Washington gave us all pause, because it's a reminder that there are people in India with the same mentality as that Trumpist mob, people who are unfortunately willing to wield the flag as an instrument, as a weapon, rather than as a badge of pride. अब सियासत से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तिरंगा लहराने वाला शख्स कौन था। ये जनाब थे विंसेंट जेवियर। विंसेंट अमेरिका की वर्जीनिया में रहते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने बीटेक और एमएस किया है। वो खुद को एक्यूबिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी का चेयरमैन बताते हैं। विंसेंट ने इंडिया टुडे को खुद बताया कि वो ट्रंप के समर्थक हैं और तिरंगा लहराकर उन्होंने ट्रंप के लिए भारतीय अमेरिकियों के समर्थन को दर्शाया था। This was a huge rally with 1 million people participating. I am a Trump supporting Republican. I am Virginia State Committee member of the Republican Party of Virginia.
So I had many American flags and I had many Trump flags. So I had this flag so that I thought, okay, this time I'm going to showcase this support for Indian American, support for Trump in the rally. That's why I carried the flag. There were at least 3-4 million flags there. My Indian flag was one of the flags. Yes, it was an Indian flag, but I wanted to show that Indian American support. अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी विंसेंट राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं। वो अपने आसपास के भारतीय समुदाय से जुड़े नेताओं के साथ लगातार फोटो शेयर करते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर कैपिटल हिल में मौजूद होने की कई तस्वीरें और एक वीडियो भी पोस्ट किया है। तस्वीरों में वो कैपिटल हिल पर मौजूद और प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अमेरिकी भीड़ में झंडा लेकर पहुंचने की बात मानी है, बल्कि वरुण गांधी को भी जवाब दिया है, क्योंकि वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में उन्हें सिरफिरा बताया था। उन्होंने वरुण और थरूर को जवाब देते हुए ट्वीट भी किया है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए विंसेंट ने खुद को कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का सपोर्टर बताया। As far as I am concerned, when it comes to the policies of the governments, I really like the policies of BJP government because I think they are more business friendly, even though I have disagreement with some of the items. So I am, politically speaking, ideologically speaking, I am more connected with the BJP than Congress. यानी कैपिटल हिल पर लहराता ये तिरंगा भारत के समर्थन का प्रतीक नहीं है, ये सिर्फ एक भारतवंशी अमेरिकी नागरिक का ट्रंप के प्रति समर्थन जताने का जरिया बना था। आज तक ब्यूरो। कैपिटल हिल पर तिरंगे को लेकर विवाद अब खत्म हो चुका है, लेकिन कैपिटल हिल पर हिंसा भड़काने वाली भीड़ के हाथों में कई ऐसे भी झंडे थे जिनका नाता विवादों से रहा है। ऐसे ही कुछ झंडों के बारे में हम आपको बताते हैं। कैपिटल हिल पर हंगामे के दौरान एक झंडा खूब नजर आया जिसका नाम है कॉन्फेडरेट फ्लैग। 1861 के अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया ये झंडा स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाफ बगावत का प्रतीक माना जाता है। एक और झंडा जो कैपिटल हिल पर लहराया गया वो था बेट्सी रॉस फ्लैग, जिसमें एक सर्कल है और किनारे पर 13 सितारे हैं। इस झंडे का पहली बार इस्तेमाल 1776 में अमेरिका के उग्रवादी संगठनों ने किया था। इस झंडे को व्हाइट सुप्रीमेसी यानी श्वेत महानता का प्रतीक माना जाता है। एक और झंडा कैपिटल हिल में लहराया गया, उसका नाम है गैडसन फ्लैग। ये झंडा अमेरिकी क्रांति से पहले का है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में सरकार विरोधी और प्रतिबंधित संगठन करते हैं। रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान का झंडा भी ट्रंप समर्थकों के हाथों में था, जो पहली बार 2017 में दिखाई दिया था। इस झंडे को मिस्र में अंधकार के देवता का प्रतीक माना जाता है। और सबसे खास झंडा जो कैपिटल हिल पर हिंसा के दौरान लहराया गया वो झंडा था ट्रंप रैम्बो फ्लैग, जिसमें ट्रंप को हॉलीवुड मूवी रैम्बो के हीरो की तरह दिखाया गया है, जिस पर लिखा है कि ट्रंप को कोई नहीं हरा सकता। वैसे इन झंडों के बारे में खुद ट्रंप को कितना पता है इसको लेकर शक जताया जा सकता है, लेकिन ये झंडे बताते हैं कि ट्रंप और उनके समर्थक किन किन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब एक ऐसी खबर जो सीधे सीधे आपके डेटा से जुड़ी हुई है। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने का एक नोटिफिकेशन आया होगा। बहुत से लोगों ने इसे बिना ठीक से पढ़े एक्सेप्ट कर लिया होगा या फिर फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन यह मसला इतना सीधा नहीं है। इस नोटिफिकेशन के जरिए व्हाट्सएप ने हिंदी फिल्मों वाले अंदाज में अपने तमाम यूजर्स को यानी आपको चारों तरफ से घेर लिया और कहा है कि चुपचाप अपना डेटा हमारे हवाले कर दो। आपके पास डेटा देने से इनकार करने का सिर्फ एक ही विकल्प है, वो ये कि आप व्हाट्सएप की सेवाओं का इस्तेमाल बंद कर दें। सवाल यह है कि क्या आपको यह शर्त मंजूर है और ऐसी शर्तों के पीछे क्या खेल है। जरा विस्तार से इसे समझते हैं। दुनिया के अरबों लोग हर रोज व्हाट्सएप की बदौलत संवाद करते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे संदेश भेजते हैं, तस्वीरें और मीम शेयर करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में हजारों किलोमीटर की दूरी से दस्तक देते हैं। अकेले भारत में ही 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और वो ऐसा करते हुए कभी नहीं सोचते कि उनके डेटा का क्या होगा। लोगों को लगता है कि वो जो संदेश भेज रहे हैं वो दो लोगों के बीच की ही बात है, उसमें किसी तीसरे का दखल नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों को यह संदेश मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत वो व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा और व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहने के लिए इस पॉलिसी को स्वीकार करना जरूरी है।
इसके अलावा यूजर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पॉलिसी स्वीकार न करने पर व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप की ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, घोर हनन होगा आपकी प्राइवेसी का। व्हाट्सएप इफेक्टिवली कह रहा है कि आप अपने हाथ काट दे दीजिए और काट के मुझे दे दीजिए। यानी कि अगर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी है तो उसके बारे में भूल जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपके डेटा को मोनेटाइज करूंगा और आप मुझे परमिशंस देंगे। परमिशन नहीं देंगे तो मेरा प्लेटफॉर्म यूज करना बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के माइंडसेट को दर्शाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो मनमानी करना चाहें हम करेंगे। व्हाट्सएप के हालिया टर्म एंड कंडीशंस का क्या मतलब है? साधारण शब्दों में व्हाट्सएप जो डेटा शेयर करेगा उसका मतलब समझना जरूरी है। यानी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी स्वीकार करते ही आपका फोन नंबर, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले फोन या लैपटॉप का मॉडल, आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन की जानकारी, आप एक दिन में कितनी बार व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क साधते हैं, मसलन मैसेज कितनी बार करते हैं, मैसेज करते हैं तो किसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, फोटो ज्यादा भेजते हैं या संदेश ज्यादा भेजते हैं, ये सारी जानकारी शेयर की जाएगी। ये जानकारी फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को दी जाएगी और इन तीनों प्लेटफॉर्म के डेटा से आपका एक यूनिक प्रोफाइल बन जाएगा जो आप तक टारगेटेड विज्ञापन पहुंचाने और फेसबुक की जेब भरने के काम आएगा। आपके स्टेटस का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हम लोग स्टोरीज शेयर करते हैं, स्टेटस डालते हैं। तो मान लीजिए आपने स्टेटस डाला लुकिंग टू बाय अ न्यू कार, तो हो सकता है वो व्हाट्सएप उस स्टेटस मैसेज को शेयर करके एनालाइज करके कार कंपनियों को भेज दे कि इस व्यक्ति को, इस मोबाइल नंबर जो है इनका, ये नाम है, इनको कार की जरूरत है, तो आपको कॉल आने शुरू होंगे। तो इस तरह का डेटा का इस्तेमाल कई रूपों में किया जा सकता है, पर कुल मिला के अब आपका डेटा प्राइवेट नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो लोग व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल लेन देन के लिए करते हैं उसकी जानकारी भी शेयर की जाएगी। इस तरह आपके खर्च करने, शॉपिंग करने की आदतें, आपका हिसाब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक के पास होगा। एक बार व्हाट्सएप की नई पॉलिसी स्वीकार कर ली तो अकाउंट डिलीट करने के बाद भी कंपनी इस डेटा को तुरंत नहीं हटाने वाली। अगर आपने अपनी कोई फोटो व्हाट्सएप को किसी मित्र को भेजी है तो व्हाट्सएप को उसको पब्लिश करने का अधिकार वो कानूनी तौर पर मांग रहे हैं सरकारों के साथ शेयर करने के लिए, थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ शेयर करने के लिए। ये अधिकार उन्होंने आपसे ले लिया है। आप वो तभी कर पाएंगे जब डेटा स्टोर होगा, पर ये कहीं क्लियरली नहीं कहा जा रहा है कि डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ये एक तरह से शब्दों का मायाजाल है, पर आप ये मान के चलिए व्हाट्सएप पे आप जो भी जानकारी डाल रहे हैं वो एक 100% सिक्योर कह सकते हैं, पर प्राइवेट नहीं है। व्हाट्सएप उसका इस्तेमाल कर सकता है। व्हाट्सएप के यूजर्स के पास पहले इसी तरह का एक नोटिस आया था जिसमें ऑप्शन था कि आप चाहें तो शर्तों को स्वीकार न करें, इसके बावजूद व्हाट्सएप चलता रहेगा। लेकिन अब व्हाट्सएप ने सीधे सीधे डेटा पर डाका डालने का मन बना लिया है। अगर नए नियमों को 8 फरवरी से पहले नहीं माना गया तो व्हाट्सएप की सेवा बंद हो जाएगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नए अपडेट से लोगों की प्राइवेसी पर खतरा हो जाएगा? आपको अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहना है तो आपको ये सारे के सारे परमिशंस जो हैं वो व्हाट्सएप को देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद जो है आपका फोन पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। और कुछ लोगों को लगा था कि शायद एक तरीका होगा इससे बचने का, क्योंकि जो एंड्रॉयड यूजर्स के पास नोटिफिकेशन आ रहा था वहां पर 2 ऑप्शन थे, या तो आप अग्री कर लीजिए या फिर एक ऑप्शन था नॉट नाउ करके। iOS में यानी आईफोन यूजर्स के पास ये ऑप्शन नहीं था, वहां सिर्फ अग्री का ऑप्शन था। तो एंड्रॉयड यूजर्स ने जिन्होंने भी नॉट नाउ भी सिलेक्ट करा, वो जितनी बार भी आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं उनके पास वो नोटिफिकेशन फिर से आ रहा है। तो यानी आपको आज नहीं तो कल 8 फरवरी से पहले इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना व्हाट्सएप आपके फोन पे चलना बंद हो जाएगा। यानी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो चुपचाप अपने सारे डेटा कंपनी को देते रहिए, वो इसका खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करेगी और बदले में आपको मुफ्त में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने देगी। आप समझ रहे हैं कि आपकी हर पल की जानकारी अब सोशल साइट्स पर होगी। लेकिन करें तो क्या करें, व्हाट्सएप की आदत ऐसी हो गई है कि अब इससे निकलना मुश्किल है और ये बात कंपनियां समझती हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता रहता है। नए फीचर्स को लेकर लोगों में उत्साह रहा है, लेकिन इस बार व्हाट्सएप की नई शर्तों से उत्सुकता से ज्यादा प्राइवेसी को लेकर डर है। दुनिया में करीब 180 देशों में व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर्स हैं, अकेले भारत में 40 करोड़ लोग इसका
प्रयोग करते हैं, जबकि ब्राजील में 10 करोड़, अमेरिका में 7 करोड़, इंडोनेशिया में 6 करोड़। भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति 24 घंटे में 23 से 25 बार ऐप को एक्सेस करता है, कम से कम 38 मिनट तक इसका इस्तेमाल करता है, जबकि पूरी दुनिया में 24 घंटे में 28 मिनट लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में एक दिन में व्हाट्सएप पर 10,000 करोड़ मैसेज भेजे जाते हैं, यानी एक मिनट में 7 करोड़ मैसेज भेजे जाते हैं। जुलाई 2020 में जब दुनिया में लॉकडाउन था, तब हर रोज 2 करोड़ मिनट तक लोगों ने व्हाट्सएप कॉल किए हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप किस हद तक लोगों की जिंदगी में शामिल है। यही वजह है कि कंपनी ने अब इस बात का फायदा उठाने का मन बना लिया है और यह फायदा आपको आपके डेटा के बीच बाजार में रखकर वसूला जाएगा। यहां यह तुलना करना भी जरूरी है कि जो मैसेजिंग एप्स लोकप्रिय हैं वो आपका कितना डेटा इकट्ठा करती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम और सिग्नल की तुलना हम आपके सामने कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार व्हाट्सएप कम से कम 16 तरह का डेटा आपसे लेता है। इसमें यूजर आईडी, पेमेंट, खरीदारी की हिस्ट्री, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, इंटरनेट सर्च का डेटा सब शामिल है। फेसबुक मैसेंजर 39 तरह का डेटा एक्सेस आपसे मांगता है। टेलीग्राम 3 तरह का डेटा आपसे लेता है, इसमें यूजर आईडी और कॉन्टैक्ट्स की जानकारी शामिल है। और सिग्नल किसी भी तरह का डेटा नहीं लेता है और जो फोन नंबर आपसे लिया जाता है उसे आपके डेटा से लिंक नहीं किया जाता है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की नई पहचान अब दुनिया के सामने अमीर शख्स के तौर पर है। मस्क ने अमेजॉन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। लोगों की प्राइवेसी का मजाक उड़ाने वाली व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर एलन मस्क ने सिर्फ 2 शब्द लिखकर एक ट्वीट किया और तहलका मचा दिया। ये 2 शब्द थे, यूज सिग्नल, यानी सिग्नल का इस्तेमाल कीजिए। सिग्नल एक ऐप है जिसे व्हाट्सएप का विकल्प माना जाता है। दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब व्यक्ति की अपील का असर जबरदस्त रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने सिग्नल को ज्वाइन करने की कोशिश की। उसके नए यूजर्स की संख्या में तेज उछाल आया और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सिग्नल का सर्वर कुछ देर के लिए हैंग हो गया। यहाँ आपको सिग्नल के बारे में कुछ और बातें भी बता देते हैं। ये एक लोकप्रिय प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप है जिसको दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुरक्षित मानते हैं। सिग्नल को रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपके मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि ऐप आपके फोन नंबर को आपकी पहचान से नहीं जोड़ता। सिग्नल का इस्तेमाल करके वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्री है। व्हाट्सएप बाजार को समझ चुका है और लगातार फायदा उठाने की कोशिश में है। यह पहला मौका नहीं है जब व्हाट्सएप ने फेसबुक से डेटा शेयर करने की रणनीति बनाई है। इससे पहले साल 2016 में व्हाट्सएप ने फेसबुक से डेटा शेयर करने का फैसला लिया था, जिस पर यूरोप के कई देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक पर भारी जुर्माना लगाया था। 2016 में जर्मनी ने फेसबुक को चेतावनी दी कि वो व्हाट्सएप से ली गई जानकारियों का इस्तेमाल न करे। 2017 में यूरोपियन यूनियन के सभी 28 देशों ने व्हाट्सएप को फेसबुक से जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी। 2017 में यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक पर 110 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। साल 2018 में इटली ने व्हाट्सएप पर 3 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। अमेरिका में भी यह मुद्दा गर्म है और ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई जारी है। यानी यूरोप में फेसबुक और उसके प्रोडक्ट्स की मनमानी नहीं चलती। यूरोप ने जो सख्ती दिखाई है उसमें भारत सहित तमाम देशों के लिए व्हाट्सएप से निपटने का फॉर्मूला है। एक लाइन में कहें तो इन कंपनियों की मनमानी सख्ती से रोकनी होगी। अब बात पाकिस्तान की करते हैं। भारत में 26/11 हमले को अंजाम देने वाले जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में 3 मामलों में साथ-साथ चलने वाली 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर की एंटी टेरर कोर्ट ने लश्कर तैयबा के इस आतंकी को सजा सुनाते हुए तीनों मामलों में 1-1 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना लगाया है। लेकिन लखवी को हुई इस सजा को पाकिस्तान का प्रायश्चित मानना भूल होगा। 2008 से जिसके खिलाफ कड़े सबूत हैं, उस लखवी को FATF की अहम बैठक के पहले यह सजा सुनाई गई। FATF की बैठकों के पहले आतंकियों को अदालतों से सजा दिलाना पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़े क्रिकेटर रहे हैं। उन्हें क्रिकेट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैचेस खेलने का लंबा अनुभव है और ऐसे मैचेस के फायदे वो पूरी तरह समझते हैं। अब जब इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता चला रहे हैं तो FATF की बैठकों के मद्देनजर आतंकवाद पर सजा दिलाने वाले खेल खेल रहे हैं। फरवरी 2021 में FATF की बैठक, तो उससे पहले इमरान खान की हुकूमत आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन दिखाने में जुटी है। तारीख 8 जनवरी 2021। 2008 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड
और लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 3 मामलों में साथ चलने वाली 5-5 साल की सजा सुनाई। तारीख 2 जनवरी 2021। सजा सुनाए जाने के सिर्फ 6 दिन पहले ही ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तारीख 7 जनवरी 2021। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ गुजरांवाला की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म विभाग ने कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी। यहाँ ये भी जान लीजिए कि पिछले साल पाकिस्तान ने बड़ी मासूमियत के साथ FATF को ये बताया था कि मसूद अजहर पर कार्रवाई इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि वो कहाँ है पता नहीं। जब भारत ने FATF के सामने जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर में मसूद अजहर के छिपे होने का पूरा सच सामने रख दिया था। 24 दिसंबर 2020 लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद को लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक और आतंकी फंडिंग केस में 15 साल जेल की सजा मुकर्रर की। Look, what I would say is the timing of these actions clearly suggests the intention of conveying a sense of compliance ahead of the APJG meeting and the next FATF plenary meeting in February 2021. It has become routine for Pakistan to come up with such farcical actions prior to important meetings. पाकिस्तान में आतंकी आकाओं पर एक्शन के लिए FATF के इस विशेष मुहूर्त को देखने वाली ये बातें जब हम आपको बता रहे हैं तो इसकी पुष्टि आप कैलेंडर पलटकर भी कर सकते हैं। नए साल के पहले हफ्ते में ही पेट्रोल की कीमतें राजधानी दिल्ली में अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के असर से ये तेजी देखी जा रही है। अगर हालात में बदलाव नहीं हुआ तो फिर फरवरी मार्च तक कीमतें कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। पेट्रोल की कीमतों ने नए साल में रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 7 दिसंबर को आखिरी बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों ने 29 दिन का ब्रेक लिया था। इसके बाद 6 जनवरी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी आई और 7 जनवरी को दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपए 20 पैसे तक के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार बढ़ोतरी का सिलसिला थमेगा या ऐसे ही जारी रहेगा। वैसे इस तेजी के जल्द रुकने के आसार नहीं है। ओपेक समझौते और तेल उत्पादन में भारी कटौती के सऊदी अरब के एक तरफा फैसले के बाद अब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल पहले ही अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। 4 अक्टूबर 2018 को पेट्रोल का प्राइस दिल्ली में 84 रुपए प्रति लीटर के ऑल टाइम हाई पर था। डीजल जरूर रिकॉर्ड हाई से दूर है, जो उसने 30 जुलाई 2020 को 81.94 रुपए प्रति लीटर के साथ बनाया था। दरअसल सऊदी अरब का मंगलवार को किया गया एक तरफा ऐलान इस तेजी की वजह है। इसमें सऊदी अरब ने अपने तेल उत्पादन में कटौती करने की जानकारी दी थी। इससे क्रूड प्राइस को सहारा मिला और वो उछलकर 10 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले ब्रेंट क्रूड 24 फरवरी 2020 को आखिरी बार $50 प्रति बैरल से ऊपर $50.52 पर बंद हुआ था। WTI भी इससे पहले 17 से 14 फरवरी के हफ्ते में $53 से $44 की रेंज में ट्रेंड कर रहा था। मंगलवार के ओपेक प्लस समूह के समझौते के तहत सऊदी अरब ने फरवरी और मार्च में 10 लाख बैरल रोजाना की उत्पादन कटौती का एक तरफा ऐलान किया था। वहीं समझौते के तहत रूस और कजाकिस्तान को 75,000 बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मिली। ग्रुप के बाकी सदस्य अपने उत्पादन को पुराने स्तर पर ही कायम रखेंगे। इससे कुल मिलाकर फरवरी और मार्च का उत्पादन मौजूदा स्तर से 9.25 लाख बैरल रोजाना घट जाएगा। वहीं उत्पादन बढ़ाने की इराक, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया की पुरानी गुजारिश खारिज हो गई है। लेकिन अभी तो महंगाई का ये ट्रेलर कहा जा सकता है, क्योंकि असली पिक्चर तो फरवरी मार्च में दिखाई देगी। ओपेक प्लस ने दिसंबर में हुई बैठक में फैसला किया था कि जनवरी से 5 लाख बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इस फैसले पर ओपेक प्लस मंगलवार की 13वीं बैठक में भी कायम रहा। यानी जनवरी 2021 में उत्पादन कटौती 77 लाख बैरल रोजाना से घटकर 72 लाख बैरल रोजाना के स्तर पर आ गई है। लेकिन फरवरी और मार्च में कटौती का स्तर फिर से बढ़कर 81.25 लाख बैरल रोजाना पर पहुंच गया है। ओपेक प्लस का फैसला भारत पर सीधे इसलिए असर डालता है क्योंकि क्रूड के ग्लोबल प्रोडक्शन में ओपेक प्लस का हिस्सा करीब 40% है। भारत के कुल तेल आयात में ओपेक प्लस का हिस्सा 83% है। ऐसे में जनवरी में हुई सऊदी अरब की एक तरफा कटौती जितना परेशान करेगी, उससे कहीं ज्यादा असर तो ओपेक की फरवरी मार्च में होने वाली कटौती से होगा।
अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोरोना काल में जारी महामंदी के इस दौर में लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल से निजात दिलाई जाए। इसके लिए सरकार को टैक्स घटाने पर विचार करना होगा। बीते 6 साल में एक्साइज का बोझ बढ़ते बढ़ते फिलहाल पेट्रोल डीजल के बेसिक प्राइस के मुकाबले 100% से ज्यादा हो गया है। पेट्रोल पर 2014 में करीब 9.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो कि 2020 तक बढ़कर करीब 33 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं डीजल पर 2014 में 3.5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब ये 32 रुपए प्रति लीटर के नजदीक पहुंच चुकी है। महामारी के दौर में जब क्रूड ऑयल प्राइस कम था, तब भारत ने महज $19 प्रति बैरल के औसत प्राइस से अपनी रणनीतिक क्रूड भंडार भर लिए थे। ऐसे में सरकार के पास टैक्स घटाने की भरपूर गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नए साल के पहले हफ्ते में ही नई कारों के लॉन्च की झड़ी लग गई। कोरोना काल में अपने वाहन की जरूरत ने कारों की बिक्री बढ़ा दी है, लेकिन इस वक्त डिमांड को सप्लाई मैच नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कुछ कारों की डिलीवरी के लिए लोगों को 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में लगातार कार लॉन्च हो रही हैं। इन नए लॉन्च से नए जमाने की कारों लोगों को लुभाने के लिए तैयार नजर आती हैं। इस हफ्ते अभी तक फॉर्च्यूनर, जीप कंपास और हेक्टर समेत 3 SUVs के लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा भी ऑडी 4 जैसी लग्जरी कार भी लॉन्च की इस लिस्ट में शुमार है। नए साल में नए मॉडल के जरिए ग्राहकों को लुभाने का दावा कर कार कंपनियां अक्सर चलती हैं, लेकिन इस बार ये नए लॉन्च ज्यादा खास बन गए हैं। दरअसल देश भर में फैले कोरोना वायरस ने गाड़ियों की बिक्री में जोरदार इजाफा किया है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कारों की बिक्री बढ़ी है। सस्ते ऑटो लोन का फायदा उठाने के लिए भी ग्राहक कारों को खरीदने का फैसला आसानी से कर रहे हैं। इसकी वजह से इन दिनों कार खरीदने वालों का इंतजार लंबा हो गया है, यानी वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में लॉन्च हुई निसान मैग्नाइट का 2021 का पूरा स्टॉक सेल हो चुका है, यानी आज इस SUV को बुक कराने वालों को डिलीवरी के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आइए एक एक करके जानते हैं भारतीय बाजार में लोकप्रिय कारों में किस पर चल रही है कितनी वेटिंग। मारुति की कारों पर वेटिंग। मारुति की कारों की भारत में सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसे में कंपनी की कारों पर 1 महीने से लेकर 2 महीनों तक की वेटिंग चल रही है। मारुति स्विफ्ट, ऑल्टो और वैगनआर पर 3 से 4 हफ्ते की वेटिंग है। मारुति की MPV, आर्टिका पर वेटिंग पीरियड 6 से 8 हफ्ते का है। यानी मारुति की कार खरीदने से पहले इस वेटिंग पीरियड को ध्यान में रखकर ही लोगों को फैसला करना चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि लोकप्रिय कारों की लिस्ट में मारुति पर सबसे कम वेटिंग है। कंपनी ने साल के आखिर में प्रोडक्शन पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उत्पादन तेज कर दिया गया है। हुंडई की कारों पर वेटिंग। बिक्री के मामले में हुंडई मारुति के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी कारों पर वेटिंग की बात करें तो हुंडई i20 और क्रेटा को बुकिंग के बाद घर लाने के लिए ग्राहकों को 2 से 3 महीने का इंतजार करना होगा। क्रेटा के SXO IVT वेरिएंट पर वेटिंग पीरियड 10 महीने से भी ज्यादा का है। हालांकि हुंडई की बाकी कारों की खरीदारी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। किया कारों पर वेटिंग। हुंडई की ग्रुप कंपनी किया मोटर्स ने सेल्टोस के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की और आते ही इसका जादू सब पर छाने लगा। सिनेट के साथ ही कंपनी ने अपना विस्तार किया है और इस पर भी वेटिंग पीरियड जबरदस्त है। किया सोनेट पर फिलहाल 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड है। किया सेल्टोस के टॉप एंड वर्जन के लिए 4 महीने का लंबा इंतजार है। इसके अलावा लोकप्रिय कारों में महिंद्रा थार भी पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद में काफी ऊपर आ गई है। ऐसे में महिंद्रा थार पर इस समय 5 से 8 महीने की वेटिंग चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा वेटिंग है निसान मैग्नाइट पर। 4.99 लाख रुपए के इंट्रोडक्टरी प्राइस ने इस SUV को भारत की सबसे सस्ती SUV बना दिया है। ऐसे में निसान मैग्नाइट पर 3 से 8 महीने की वेटिंग चल रही है। जाहिर है अगर आप भी नए साल में कार खरीदने के लिए तैयार हैं, तो अपनी योजना को इन वेटिंग पीरियड के हिसाब से तैयार करने में ही समझदारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।